नमस्कार और स्वागत है आपका इंश्योरेंस मंत्रा में। इंश्योरेंस की दुनिया को आसान भाषा में समझाने वाला वीकली शो सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। आज के शो में हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बड़े मुद्दों पर, सरकार की 100% एफटीआई और इंश्योरेंस की जो पहल है, जो इंश्योरेंस कंपनियों का इशू चल रहा है अस्पतालों के साथ ओवरचार्जिंग को लेकर, और बढ़ते हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जीएसटी रेशनलाइजेशन और बीमा सुगम पर। हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान डॉक्टर तपन सिंघल, एमडी एंड सीईओ बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस, चेयरमैन जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और फाउंडिंग डायरेक्टर बीमा सुगम। तपन सिंघल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमने वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, अब सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जीएसटी रेशनलाइजेशन का, तो इसे आप कैसे देखते हैं? और जो आईटीसी का एक मुद्दा चल रहा है जिसको लेकर कंपनियां बात कर रही कि बिना आईटीसी के हम पूरा इसे पास ऑन नहीं कर पाएंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार अनुराग, इट्स माय ऑनर टू बी हियर विद यू। जो पहला चीज है, जो जीएसटी का मुद्दा है, बहुत ही आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। सरकार की तरफ से बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि अगर आप देखें 18% इंश्योरेंस पे जीएसटी, और खास करके हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी का कोई तुक नहीं बैठता था, क्योंकि जो एक कस्टमर उसके बेनिफिट के लिए था, एंड अगर उसको 18% उस पर जीएसटी पे करना है, एक्सपेंसिव हो जाता है, अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट प्रोपोर्शन। अब इसमें खाली ये है कि जो 18% जीएसटी था, उसमें इनपुट क्रेडिट था कंपनियों को। अगर उस पर इनपुट क्रेडिट का खत्म हो जाता है, तो समस्या क्या है कि उसका 8-10% कॉस्ट बढ़ जाता है। तो फिर भी आई थिंक कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से अच्छा है, 18% से वो कम आ जाता है। बट इसमें अगर सरकार इनपुट क्रेडिट अलाउ करे, तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी गुड, क्योंकि फिर क्या है, वो भी बेनिफिट जो है कस्टमर को क्लियरली पास ऑन हो जाता है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। बट ओवरऑल आप देखें तो ये मूव बहुत ही अच्छा है सरकार का। आई थिंक इंडस्ट्री को भी हम जो बात करते हैं उनसे कहते हैं दे शुड आल्सो सी कि कितना कॉस्ट रैशनलाइज कर पाए और कम से कम ना इसका इम्पैक्ट हो। बट इनपुट क्रेडिट मिल जाता है इंडस्ट्री को, तो बहुत ही अच्छा मूव रहेगा। 18% जीएसटी है, 8 से 10% उसका वो है, तो नेट ऑफ 10% तो इमीडिएट बेनिफिट है ही है किसी भी हाल में ना। लेकिन इनपुट क्रेडिट का भी हो जाता है, तो वो बेनिफिट भी कस्टमर्स के लिए बहुत क्लियर रहता है। बिल्कुल सर। सर, अगला सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो हाल के दिनों में बड़ा मुद्दा चल रहा है हॉस्पिटल्स के साथ इंश्योरेंस कंपनियों का, जिसमें आपकी कंपनी भी शामिल थी, बाकी कई सारी कंपनियों का लेकर भी विवाद सामने आया। तो ये विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है और इसका क्या एक परमानेंट सॉल्यूशन है जिससे सभी पक्षकार है वो आराम से मिलजुल कर काम कर सके? पहले समस्या को समझते हैं और फिर सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। देखिए, समस्या क्या है कि अगर जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो आपका देश का 5 से 6% है। तनख्वाहें जो लोगों में बढ़ती हैं एवरेज, वो 5 से 6% बढ़ती हैं। और मेडिकल इन्फ्लेशन अगर 14-15% है। मेडिकल इन्फ्लेशन मतलब ये है कि जितना कॉस्ट मेडिकल का बढ़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम भी उससे उस पर बढ़ना शुरू हो जाता है। बिकॉज जो इंश्योरेंस कंपनी पे आउट करती है, वही कलेक्ट करके उसी से पे आउट करती है। तो अगर 15-16% मेडिकल इन्फ्लेशन आता है, तो वही कॉस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने लगेगा। और तनख्वाह अगर बढ़ती है 5-6% से, तो कुछ समय बाद ना, अगर आप 5 से 8-10 साल आप जोड़ लें कंपाउंडिंग इफेक्ट उसका, तो इंश्योरेंस प्रीमियम काफी महंगा हो जाएगा। उसका मतलब कि काफी सारी जो जनता है वो इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसलिए क्रिटिकल है कि जो हॉस्पिटल कॉस्ट है वो निगोशिएटेड रहे, और लोगों की जो तनख्वाहें का जो इन्फ्लेशन है या उनकी तनख्वाहें जो बढ़ रही हैं, उससे ज्यादा मेडिकल इन्फ्लेशन ना बढ़े, नो, अगर तभी ये इंश्योरेंस प्रीमियम ओवरऑल स्टेबल रहेगा। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई थिंक इसी कारण इंश्योरेंस कंपनियां और हॉस्पिटल बीच में ये तनाव हमेशा रहता है कि जो कॉस्ट है वो कंटेन रहना चाहिए, नहीं तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर अनअफोर्डेबल हो जाएगा, फिर इंश्योरेंस का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसका सोल्यूशन है एक हॉस्पिटल रेगुलेटर है। हमने बहुत बार कहे हैं कि जैसे इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, तो ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी मनमानी कर लें, कहीं भी कुछ भी कर लें। तो रेगुलेटर है, वो नजर रखता है, और कभी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर अपने दायरे के बाहर जाती है, तो उसको रेगुलेटर बुलाता है, समझाता है, नहीं समझने पेनलाइज करता है। तो कोई बाहर नहीं जा सकता, और अगर बहुत ज्यादा कोई नहीं सुनेगा तो उसके लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। आप देखिए, चेन्स ऑफ हॉस्पिटल हैं, एक ही शहर में उनके रेट्स इतना ज्यादा वेरी करते हैं, उसी चेन ऑफ हॉस्पिटल का दूसरे शहर में भी रेट्स वेरी करते हैं, और ना काफी सारा आर्बिट्रेनेस इसमें आ जाता है। तो हम लोग बहुत मतलब सालों से गुजारिश है सरकार से कि हॉस्पिटल रेगुलेटर होना चाहिए, जिससे रेगुलेशन रहे, और जो उचित है, जो एक सर, चीज आपने है काफी बिजनेस बड़ा की। मुद्दा उठाया है हॉस्पिटल रेगुलेटर का, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो हर किसी से जुड़ी हुई चीज है। हर भारतीय
के लिए जरूरी है। जब रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं हम, तो स्वास्थ्य भी उसका हिस्सा है। तो आपको लगता है कि जो हॉस्पिटल रेगुलेटर है उसे किस प्रारूप में लाना चाहिए? क्योंकि एक और बार बार बात सामने आती है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो कंपनियों का निवेश होता है, जो पी फंड्स के द्वारा निवेश किया जाता है, तो उनका फोकस मुनाफे पर होता है, ना कि सर्विस पर। हाँ जी, इसीलिए हमने कहा ना कि देखिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सब जगह से। आई थिंक इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट का पर्पस होना चाहिए कि हमने मैं हमेशा क्या कंपनियों का पर्पस होना चाहिए, वो समाज की सेवा के लिए है। और अगर वो कंपनियां समाज की सेवा ठीक से कर सकती हैं, तो बहुत लंबे समय तक रहेंगी। शॉर्ट टर्म व्यू लेके अगर आप मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ाते जाएं, 25% हर साल बढ़ाते जाएं, या अभी जो बड़े हॉस्पिटलों का आप अगर बैलेंस उठा के देखें जो पीई लेड हैं, उनका मुनाफा देखें और जो ग्रोथ ऑफ मुनाफा देखें, और जो पुश है कि आप ना रेट्स बढ़ाते रहें हर टाइम पे, वो बहुत एग्रेसिवली अगर बढ़ता रहेगा, तो कुछ समय पे मुनाफा तो हो जाएगा हॉस्पिटलों का, बट ये जो व्यापार है लोगों का, जो आपने कहा है कि हेल्थ फॉर ऑल जो है, वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसीलिए एक रेगुलेटर चाहिए, जो चीज उचित है, जो चीज बैलेंस्ड है, वो चीज ध्यान रखे, और कहीं पे कुछ गलत हो रहा हो तो उसको कंट्रोल में रखे। क्योंकि किसी भी देश में अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया गया, तो उस देश को अगर हम विकसित भारत की तरफ अगर लेके जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति का कम से कम मिनिमम जो राइट है कि उसका हेल्थ जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, उसका एक्सेस रहे हेल्थ केयर के लिए और अफोर्डेबल रहे। आई थिंक वो क्रिटिकल है, और वो जब तक हॉस्पिटल के रेगुलेटर ना हो और जो उचित हो उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो वो स्थिति ना बिगड़ती चली जाएगी। बिल्कुल। सर, आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है, तो आपका मानना है कि क्या कुछ ऐसे लाइन ऑफ प्रोडक्ट है जिसको कंपलसरी किया जा सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस के नेट में लाया जा सके? देखिए, इसके लिए सीखने के लिए ना मैं पूरी दुनिया में कोशिश किया कुछ मॉडल समझने के लिए। सिंगापुर का मॉडल बड़ा अच्छा है। यूएस का मॉडल इंटरेस्टिंग है, जिसमें एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है कि हर एम्प्लॉय को कवर करे। अब मान लीजिए भारत में हम लोग ये मैंडेटरी करते हैं कि हर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को कवर करे, तो ये हो सकता है कि भाई इतना कॉस्ट कौन बियर करे, कैसे बियर करेगा। लेकिन आप देखें सरकार की जो स्कीम है, उनका जो एवरेज कॉस्ट है 4,000 रुपये सालाना है एक परिवार के इंश्योरेंस का, और उसका 5 लाख कवर्ड है, और प्री एक्सिस्टिंग डिजीज फ्रॉम डे वन कवर्ड है। अब वो संभव कैसे है? क्योंकि अस्पताल की जो निगोशिएशन है सरकार करती है एट अ वेरी रीजनेबल रेट, एक मास कवर करती है जिसमें एंटी सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर मान ली सरकार ये कहती है कि हर एम्प्लॉय को कवर करना है, और एक कॉस्ट आता है एम्प्लॉय का परिवार का खाली 4,000 रुपये सालाना, और उसमें प्लग इन कर सकते हैं जो सरकार की स्कीम जो है। तो और उस पर अगर सरकार बोलती इसका इस पे आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, तो आई डोंट थिंक किसी को इस पर आपत्ति होगी। और जो कंपनियां हैं जिनको कवर करना है, उसमें अगर वो सरकार बोले आप सीएसआर फंड से इसको पे कर सकते हैं, अगर आप सीएसआर फंड से नहीं पे कर पा रहे हैं, तो इस पार्ट पे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन रहेगा आपको जो आप खर्चा कर रहे हैं। तो हमें लगता नहीं किसी को आपत्ति होगी, बट एक अनाउंसमेंट से आई थिंक 40 करोड़ भारतीय जो कवर्ड नहीं है, वो भी कवर हो जाएंगे, उनको भी एक्सेस मिलेगा हेल्थ केयर का। उससे कॉस्ट भी कम होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क भी पूरा फेयर रहेगा, नए प्रोडक्ट का इनोवेशन होगा नो, और काफी अच्छा रहेगा देश के लिए। ये तो सर, हाल के दिनों में आपसे, अब मैं वक्त कम है मेरे पास, तो कई सारे सवाल मैं लेना चाहूंगा फटाफट। सर, आपके द्वारा बताया गया कि लाइफ इंश्योरेंस की तर्ज पे जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को भी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बेचने की इजाजत देनी चाहिए, 10 साल तक के प्रोडक्ट बेचे जाने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, मेरा हमेशा मानना है अनुराग, भारत जैसे देश में जहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी कम है, आई थिंक अगर लाइफ वाले चाहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी बेचना चाहते हैं, जनरल चाहते हैं लॉन्ग टर्म, तो आई थिंक ओपनिंग अप इज द बेस्ट सोल्यूशन। इसीलिए अब जब भी मुझे कोई कहता है, मैं कहता हूँ अपने देश में अभी रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। अभी वी शुड ओपन अप, 1,000 कंपनियां होनी चाहिए, बीमा कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन ओपन अप होना चाहिए, प्रोडक्ट्स ओपन अप होना चाहिए, नो, तभी जाके पेनिट्रेशन बढ़ेगा, देश के कोने कोने तक इंश्योरेंस पहुंचेगा, इंश्योरेंस फॉर ऑल हो पाएगा। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। सेकंड लास्ट सवाल आपसे होगा सर। अभी आपके द्वारा भी स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किए गए थे, तो इसका क्या मकसद है? मतलब ये किस तरह से आप कैटेगराइज कर रहे हैं स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? क्या हुआ अनुराग, हमने देखा कि बीमा कंपनियां जो हैं वो एक प्रोडक्ट बनाती है, पूरे देश के लिए बनाती है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है ना, हर प्रांत का अलग एक रिक्वायरमेंट है, एक अलग भाषा है, एक अलग सिचुएशन। हमने सोचा क्यों ना ऐसा हो कि कम से कम पहल करें हम अपनी तरफ से, एज अ कंपनी, बाय इंश्योरेंस कंपनी तरफ से, कि हम लोग स्टेट वाइज प्रोडक्ट ला के देखें और स्टेट वाइज नुआंसेस हो उसको डेवलप करें।
तो आप देखिए ये एक साथ, और क्योंकि यूज एंड फाइल का जो रेगुलेटर अलाउ किया है उसके अंतर्गत हम लोगों ने 28 प्रोडक्ट एक साथ, हर प्रोडक्ट लोकल लैंग्वेज में फाइल किया हुआ है नो। जैसे बंगाल में होगा तो अपना जोन में होगा, या यूपी में आपके लिए है करके ना। और उसके जो लोकल नुआंसेस हैं वो लेके आए हैं, लोकल प्राइसिंग लेके आए हैं। एक ये एक्सपेरिमेंट है, मेरा सोचना है कि भविष्य में चल के बाकी कंपनियां भी ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएंगी जो बहुत लोकलाइज्ड होगा और लोकल नुआंसेस लेके चलेगा, एक वन साइज फिट्स ऑल नहीं होगा। तो ये उसका प्रयास है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आई वाज वेरी हैप्पी विद इट। सर अब एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा सर, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात होती है, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस की बात होती है, और जिस तरह से क्लाइमेट रिस्क बढ़ रही है, हम देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में फ्लड्स आ रही हैं और क्लाइमेट रिस्क लगातार बढ़ रही है, तो किस तरह से इसका और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है और इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है? और आप इसमें भी देखिए 90% एसएमई एमएसएमई इंश्योर्ड नहीं है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है ये समझा जाए। मान लीजिए कहीं पे जैसे उत्तराखंड हो गया, या कहीं पे भी अगर लैंडस्लाइड आया या बारिश हुई, तो जो इंडस्ट्रीज उसमें नुकसान पहुंचा, जिनको जिनको खत्म हो जाती हैं, उसमें से 25% इंडस्ट्रीज वापस नहीं आ पाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं नो। उनके सपने बड़े बड़े थे बेचारों का, बट वो रह जाता है। और जो प्रदेश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाता है, क्योंकि काफी नुकसान हो जाता है। यही चीज जब अगर एक विकसित देश जैसे मान लीजिए यूएस में देखें आप, अगर वहाँ हरिकेन आया, मान लीजिए फ्लोरिडा में आया, उसके बाद वहाँ की जो प्रदेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 95% कवर्ड है इंश्योरेंस से। पैसा स्टेट में आता है, उस स्टेट के अंतर्गत फिर डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। हमारे यहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम है, 90% कवर्ड नहीं है, तो पैसा नहीं आ पाता। सरकार भी कितना देगी, वो भी कहाँ से देती है, टैक्स पेयर मनी से ही देती है ना, तो वो भी एक तरह का पैसा ही है इंश्योरेंस का। तो मेरा ये कहना है कि एसएमई एमएसएमई है, उनका मैंडेटरी नो कवरेज होना चाहिए इंश्योरेंस का। कोई महंगा नहीं है, बहुत कम इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, जो उन्हें खर्चे होते हैं उससे कम से। लेकिन कभी विपदा आएगी तो कम से कम पूरी कवरेज। एक पैरामेट्रिक सोल्यूशन भी है जहां सरकार लेती है, नागालैंड सरकार ने लिया था कि कहीं कुछ डिस्ट्रक्शन हो अर्थक्वेक के कारण, इसके कारण, तो पूरा जिसका एक सम इंश्योर्ड लेते हैं तो पूरे हर जो उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका पेमेंट पूरा मिल जाता है। तो इस पे चर्चा की आवश्यकता है और ये एक सोल्यूशन है जिसको देखना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट काफी पड़ता है प्रदेश पे और देश के इकोनॉमिक ग्रोथ पे। मैं एक लीकिंग बकेट के बारे में कहता हूँ कि अगर अपने देश की ग्रोथ 7-8% हो रही है, एक्चुअली वो 10-11% है। 3-4% लीकिंग बकेट है, जो जो ये लॉस होता है इंडस्ट्रीज का, इसके कारण उसके कारण 2% जीडीपी ग्रोथ में लॉस होता है। या अगर आप देखें जो हेल्थ सबके बीमा नहीं है, उसके कारण 1.5% जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल, का उससे लॉस होता है। जीडीपी को हम्म, सपोर्ट किया जा सकता है। सर आखिर में संक्षिप्त में जी। आपसे समझना चाहूंगा, वक्त की कमी है मेरे पास। बीमा सुगम जो प्लेटफॉर्म है उसके भी आप फाउंडिंग डायरेक्टर है, तो सर क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब तक ये रियलिटी में बदल जाएगा? नहीं, सब स्टाफ रिक्रूट हो चुका है, प्लेस हो गया है, काम शुरुआत हो गया है, टेक्नोलॉजिकली ना उसका प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो गया है। तो अगर आप देखें तो आई थिंक 5-6 महीने के अंतर्गत इसकी अच्छी शुरुआत हो जानी चाहिए। बिल्कुल, तो 5-6 महीने के अंदर जो बीमा सुगम है उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तपन सिंघल, अपने जो विचार आपने साझा किए इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेकर और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का आगे का भविष्य क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।